और क्या हाल है? बढ़िया, मस्त एकदम। पढ़ रहे हो अच्छे से? हाँ। तो गॉस लॉ समझ में आया था? सिंपल, बहुत आसान था, बहुत अच्छे से मैंने बताया था, एकदम फील करके, है ना? फील आ गई होगी गॉस लॉ की। ठीक। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने क्वेश्चन दिया था, है ना? एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है? कि कैसे क्वेश्चन क्या था हमारे पास? सिंपल, ऐसे एक क्यूब था, है ना? एक क्यूब था हमारे पास ऐसे। ठीक, ये हो गया हमारा क्यूब, ये और हमने एक चार्ज यहां पे रखा था कॉर्नर पे। ठीक है, हमने क्या रखा था? एक चार्ज कॉर्नर पे रखा था और इस क्यूब की साइड थी ए। बोला था इस सरफेस से होकर के, यानी एक फेस से होकर के चार्ज, सॉरी, फ्लक्स कितना होगा? क्या क्या कितना होगा? फ्लक्स कितना होगा? ठीक, सिंपल, ये चीज हमने पूछा था। तो हमें तो पता है कि अगर ये चार्ज यहां अंदर होता तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन ये क्या है? कॉर्नर पे है। क्या है? कॉर्नर पे है। चार्ज कहां पे है? कॉर्नर पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है बोलो? सिंपल, हमें बस इतना करना है कि किसी भी तरह के तरीके से, किसी भी तरीके से इस चार्ज को अगर हम क्लोज सरफेस के अंदर ले आए, ठीक है, तो हमारा काम बन सकता है। ठीक, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब जो चीज बोल रहा हूं वैसे एकदम एग्जैक्टली वैसे ही सोचना, ठीक है? जैसे देखो कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि एक क्यूब लें 2a लेंथ का, कितने का? 2a लेंथ का। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ कितनी है? 2a। ठीक, ये साइड लेंथ कितनी है? 2a। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो, ये 2a का साइड लेंथ है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं कि अपने वाला क्यूब है, इसको एक कॉर्नर से फिट कर देते हैं ऐसे। थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना? ऐसे, ये हो गया। और दूसरा हमारा हो गया, यहां पे एक लाइन ले लो ऐसे, ये और ये थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, ये। ठीक है, ठीक है। ये देखो, कुछ ऐसा फिगर बनेगा हमारा, है ना? कुछ ऐसा फिगर बनेगा। क्या? सिंपल, क्या चीज है इसमें? हमने क्या किया देखो, हमने अपने वाले ये क्यूब को इसके अंदर फिट कर दिया। सिंपल, मस्त फिट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, तो फिट कर दिया। ठीक, अभी सोच के देखो, अभी सोच के देखो कि ऐसे था, है ना? यहां पे इस 2a, यहां का साइड लेंथ कितना हो जाएगा? इसका साइड लेंथ कितना हो जाएगा बोलो? 2a। ठीक है, साइड लेंथ 2a हो गया। अब अगर तुम बहुत ध्यान से थोड़ा सा सोचना इसमें, है ना? चार्ज हमारा यहां पे रखा हुआ है। ठीक, अच्छा, सोचो एक क्यूब कॉर्नर पे आकर के फिट हो गया, मतलब एक घर का कोना है ना, एक कमरा है, उसका घर को देख लो। उस कमरे को क्या करो? जैसे एक कमरा है ना, सिंपल कमरा मान लो, ठीक है? उसको कैसे करो? 8 क्यूब से भर दो। ठीक है, 8 क्यूब से भरो। तो एक कॉर्नर से जो हमारा एक कॉर्नर से जो क्यूब होगा ना, वो देखोगे, या ऐसे सोच सकते हो, 8 क्यूब का जो कॉर्नर होगा एक मिड पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना इसमें। ठीक है, थोड़ा तुमको सोचना पड़ेगा, ये 3D में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुमको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सारे क्यूब का कॉर्नर एक पॉइंट पे आएगा। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे एक क्यूब है, एक यहां क्यूब है, 2, तीसरा यहां, चौथा यहां, और 4 ऊपर है ना? 4 नीचे, 4 ऊपर। बात समझ में आ रही? सिंपल। तो होगा क्या कि सारे क्यूब का कॉर्नर एक पॉइंट पे आकर के मिलेगा। सारे क्यूब का कॉर्नर मतलब 8 क्यूब का कॉर्नर एक जगह पे आकर के मिलेगा, वो ये पॉइंट है। ठीक, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है।
अच्छा, इतना तो समझ में आ गया। चलो भाई, अब देखो कि अगर इस 2a क्यूब से अगर हम फ्लक्स की बात करें, किसकी बात करें, फ्लक्स की बात करें, तो ये जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो पता है हमें, पिछले क्लास से हमें पता है कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इस पूरे सरफेस से बात करूं, ठीक है, मतलब बड़े वाले क्यूब का एक फेस से अगर फ्लक्स की बात करूं, तो ये तुम बता सकते हो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखो, एक फेस पे टोटल कितने क्यूब रखे हुए हैं, 4। कितने क्यूब रखे हुए हैं, 4। तो सोचो, क्या एक क्यूब का कंट्रीब्यूशन जो है 1/4 है, कितना है, 1/4। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 4 क्यूब से जो फ्लक्स जा रहा है वो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट जा रहा है। तो एक क्यूब के फेस से कितना जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4, या सिंपल डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि एक फेज से, इस वाले पूरे फेज से जो फ्लक्स जा रहा है हमारा कितना है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें एक फेज से चाहिए तो कितना हो जाएगा, 1/4 कर दो। कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि नीचे कितने क्यूब हैं टोटल, 4। कितने क्यूब हैं टोटल, 4 क्यूब। ठीक है, अब 4 क्यूब है तो एक क्यूब से निकाल लो ना, छोटा वाला, बड़े वाले की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े वाले से तो एक फेस का कितना आ गया, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। बात आ रही है समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल सिंपल सवाल। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें गॉस लॉ पता है तो, ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, देखो आओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्टेंस at a distance r using Gauss law, Gauss's law। ठीक है, किसका यूज करेंगे, गॉस लॉ का। ठीक है, किसका यूज करेंगे, गॉस लॉ का। और गॉस लॉ को यूज करके हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात आ रही समझ में, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो, हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है, क्यूब। जिसकी वैल्यू कितनी है, क्यूब। ठीक है, हमसे ये पूछा गया कि बताओ आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा, हमें ये कूलम्स लॉ से पहले ही पता है कि ई की वैल्यू होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। कितनी कितनी वैल्यू होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यही एग्जैक्ट हमें यहां पे लाना है। कितना लाना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई ठीक है भैया। अब देखते हैं आता है कि नहीं, अब देखते हैं आता है कि नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमें पता है, ई इधर होगा, हाँ या ना। ये कैसे, हम फोर्स से निकाल सकते हैं, जैसे हम कूलम फोर्स लिखते हैं ना, उससे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब सोच के देखो कि अगर हम किधर भी आर डिस्टेंस ले लें, ठीक है, किधर भी आर डिस्टेंस ले लें, जैसे मान लो मैंने आर डिस्टेंस यहां ले लिया है ना, इस साइड ले लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये आर डिस्टेंस, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर होगी, हाँ या ना।
ठीक है, मतलब अगर हर एक आर पॉइंट ले ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम हर जगह लिख सकते हैं, ठीक है, और वो आगे लिखेंगे भी, ठीक। लेकिन हमें निकालना किससे है? यूजिंग गॉस लॉ। किससे निकालना है? यूजिंग गॉस लॉ। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो अब गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस होना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? गॉसियन सरफेस होना, ठीक है। और वो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस होता है, मतलब क्लोज्ड लूप। कैसा लूप होगा? क्लोज लूप। और वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। हम ऐसा सरफेस बनाएंगे जो सिमेट्रिकल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। सिमेट्रिकल क्यों होगा मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। वो सरफेस कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। हालांकि गॉस लॉ हर एक सरफेस के लिए वैलिड है, लेकिन हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो क्या होना चाहिए? पूरा सिमेट्रिकल होना चाहिए। गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। बात समझ में आ रही? क्लियर है एकदम? आगे बढ़ूं? चलो, बहुत बढ़िया। तो भैया हम क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस खींचो, ठीक है। टक 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 हमने एक गॉसियन सरफेस खींच दिया, ठीक है। चलो भाई, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। कैसा गॉसियन सरफेस है? स्फेरिकल। इसको डॉटेड ना करके पूरा खींच देता हूं, है ना। चलो, अच्छा लगेगा ऐसे। ये क्या हो गया? हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अलग बात है कि थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा लग रहा है, बट ये स्फेरिकल है, ठीक। अच्छा, क्या हर एक पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो इधर होगा, यहां पे इधर होगा, यहां पे इधर होगा, यहां पे इधर होगा, यहां पे इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये क्या हो जाएगा? यहां पे इधर होगा। ये सारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑब्वियस सी बात, हम ये लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो सरफेस ड्रॉ किए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? गॉसियन सरफेस। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो, अच्छा, अब हमें गॉस लॉ का यूज करना है, लेकिन गॉस लॉ को यूज करने, फॉर्मूला तो हमें पता है। गॉस लॉ का क्या होता है? इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला होता है गॉस लॉ का, ये हमें यूज करना है, ठीक है। हमें ई, देखो मैंने सिमेट्रिकल इसलिए बात किया था क्योंकि हर एक पॉइंट पे देखोगे, यहां पे हर एक पॉइंट पे ई क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने मतलब क्या है? सेम वैल्यू होगी। ई की क्या होगी? सेम वैल्यू होगी। हर एक पॉइंट पे ई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम होगी, ठीक। अच्छा, अब यहां पे एरिया देखो, ठीक है। क्या देखो? एरिया देखो। तो एरिया डीए का भी डायरेक्शन इधर होगा, यहां पे भी डीए का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक। हर एक जगह पे डीए का डायरेक्शन क्या होगा? उधर ही होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर ही होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि क्लोज सरफेस में जो एरिया का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। क्या होता है? सिंपल, आउटवर्ड नॉर्मल। आ रही बात समझ में? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, यहां पे देखो, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर। सिंपल। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। बोलो कितनी हो गई? 0 डिग्री। अब ई तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे? डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू इन की वैल्यू कितनी हो गई? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है? क्यू। इसके अंदर चार्ज जो है वो कितना है? क्यू। अब देखो, यहां पे सिमेट्रिकल लेने का हमें फायदा क्या था कि हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ई को हम कांस्टेंट मान सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। अगर हमने एक क्या कहते हैं स्फेरिकल नहीं माना होता तो दिक्कत क्या आती कि हर एक पॉइंट पे, जैसे मान लो कि अगर हम ऐसा मान लेते कोई गॉसियन सरफेस, ये भी वैलिड है, ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती कि हर एक पॉइंट पे, यहां से हर एक पॉइंट की दूरी क्या हो जाती? अलग अलग।
और अलग अलग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती, हाँ या ना। तो हमारा जो इक्वेशन मतलब हमारा जो वैल्यू आता, या सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि हम ई को बाहर नहीं कर सकते थे इंटीग्रेशन से, ठीक है। मतलब वो भी क्या होता, वेरिएबल होता, आर के साथ क्या करता वो वेरी करता है ना। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हम नहीं ले सकते, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, हम नहीं ले सकते, ठीक है। चलो तो इतना हो गया। अब सोचो कि ये तो कांस्टेंट है, अब ये स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा, इस स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल एरिया जो होगा इसका कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू 1, ठीक। ये हो गया कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, तो इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, Q बाय आर स्क्वायर। सिंपल, ठीक। अच्छा, ये स्मॉल आर लिए थे तो कोई बात नहीं, यहां पे स्मॉल आर ले लो, ठीक है। यहां पर भी क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये हो गई द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉसेस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ। आ रही बात समझ में, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक। अच्छा, इसी में एक चीज देख लें क्या, एक चीज आता है जनरली कि डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, ठीक है। डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो, क्या हो जाएगा हेडिंग, डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है। यहां से देखो, अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम यहां से निकाल लेंगे, यही चीज फिर से हम दोहराएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा, अब सोच, अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये कूलम्स लॉ ही तो है, हाँ या ना। बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले है ना, तो इतनी वैल्यू तो आती है। अगर इससे भी अच्छा देखना है तो क्या करते हैं, यहां पे एक पॉइंट चार्ज रख लेते हैं Q0, क्या रख लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं Q0, ठीक है। तो इसको इतना लिखने के बाद अगर हम लिखें क्या, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q0, क्या, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू Q0 इंटू E होता है, हमें पता है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय, अच्छा बड़ा वाला Q लिए थे ना, चलो बड़ा वाला Q और छोटा वाला Q0 है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। तो क्या यही फोर्स है, क्या यही फोर्स है, ठीक है। क्या कूलम्स लॉ में हमने यही पढ़ा था, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वही तो आ रहा है, वही तो आ रहा है। तो सिंपल, ये हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। क्या प्रूफ कर सकते हैं, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, सिंपल, ठीक है। आ रही है बात समझ में। पहले क्या करना है, पहले कूलम्स लॉ से क्या कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो पॉइंट चार्ज के कारण। फिर क्या करो, एक पॉइंट चार्ज वहां पे रख दो और उसके बीच फोर्स निकाल लो फॉर्मूला से, और वही तो कूलम फोर्स आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, सिंपल। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे हम लोग रॉड निकाले थे ना, क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड,
निकाले थे हम लोग। अब उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, गॉस लॉ से। ठीक है ना, सिंपल, बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना, सिंपल। बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान है ये। क्या निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड रॉड। ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ पढ़ रहे हैं तो यूजिंग गॉस लॉ, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो, तो हमारे पास क्या है, एक रॉड है। ठीक है, रॉड बोल लो या वायर बोल लो। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, चलो, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। ठीक, अच्छा, तो तुमसे बोला गया कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तुम्हें एक्सप्रेशन याद है क्या, देखो तो, ये हमारा रॉड था। ठीक है, सिमिलरली क्या था, या वायर बोल लो, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, अभी मैं रॉड बोल रहा हूं या वायर बोल रहा हूं, या वायर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वायर लिख लो। ठीक है, वायर कहने का मतलब क्या है, बहुत पतला है, हम इसमें हॉलो या सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल, बात समझ में आ रही, सिंपल, एक ये वायर है, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा, इसके आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, E इज इक्वल्स टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। कितनी थी, 2 लैम्डा बाई आर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब सोचो, अगर यहां ना होकर के अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालनी होती। ठीक है, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, डिस्टेंस अभी भी आर है, पहले भी आर था, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको बनाने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, अभी इन दोनों पॉइंट में या तो यूं कहें कि हर एक पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, हाँ या ना। अभी कुछ कुछ आइडिया मिल रहा है। मैंने इससे पहले भी क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अभी इसमें मिल रहा है। ठीक, अच्छा, तो हम क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या स्फेरिकल बना सकते हैं, नहीं, स्फेरिकल नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि अगर जैसे ही हमने एक स्फेरिकल बनाया, डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा फ्रॉम रॉड या वायर, फ्रॉम रॉड या वायर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे फिर से अलग अलग आ जाएगी। तो हमें एक ऐसा बनाना है, ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना है जो हाईली सिमेट्रिकल हो। ठीक है, हाईली सिमेट्रिकल हो, ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो हाईली सिमेट्रिक हो। ठीक, तो अगर हम यहां पे एक सिलेंडर ले लें, ठीक है, क्या ले लें, सिलेंडर ले लें, तो हमारा काम बन सकता है। जैसे देखो, एक आर रेडियस का हम क्या करेंगे, सिलेंडर ले लो यहां पे। ठीक है, ऐसे, ठीक है, हमें यहां पे निकालना है। ये आर रेडियस हो गया, कितना हो गया, आर रेडियस। ठीक है, सिलेंडर ले लिया हमने। लेंथ कितनी हो गई इसकी, मान लेते हैं एल। ठीक है, चार्ज तो लैम्डा दिया हुआ, चार्ज लैम्डा दिया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक, अच्छा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक, अच्छा, यहां पे एरिया वेक्टर किधर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर किधर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। यहां पे एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, डी ए। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर, ई। एंगल कितना, 90, एंगल कितना, 90। बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहां पे एरिया वेक्टर डी ए इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर, एंगल कितना, 90 डिग्री, एंगल कितना, 90 डिग्री। आ रही है बात समझ में, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, यूजिंग गॉस लॉ, गॉसेस लॉ, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू
क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ई तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो उसको। ठीक, इंटीग्रेशन किसका, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है, चलो भाई ठीक है, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा अगर यहां पे बात करें, देखो ये क्या, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ये सिलेंडर है, यहां पे इसको हम फ्लैट सरफेस मान सकते हैं और इधर क्या मान सकते हैं, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, यहां पर भी फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस और ये हो गया फ्लैट सरफेस। ये भी क्या हो गया, फ्लैट सरफेस। तो तुम ही सोच के देखो कि फ्लैट सरफेस से होकर के फ्लक्स कितना होगा, जीरो। फ्लैट सरफेस से होकर के फ्लक्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। सिमिलरली इधर हो जाएगा, है ना। तो हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगा, जो हमारा कर्व्ड सरफेस है। कौन सा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस। उस सरफेस से होकर के हमें फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर बहुत ध्यान से देखें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या, कर्व्ड सरफेस और एक फ्लैट सरफेस। ठीक है, कर्व्ड और फ्लैट सरफेस। ठीक है, ठीक है, कर्व्ड और फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो इस कर्व्ड सरफेस, या ऐसे लिख लो, ठीक है, ज्यादा दिक्कत ना हो, ये सब ऐसे लिख लो। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखेंगे कि इसको सरफेस 1 लिख लो, इसको सरफेस 2 लिख लो और इसको सरफेस 3 लिख लो। ठीक है, तो लिखो, क्या इस क्लोज सरफेस को हम, ये जो क्लोज पाथ है ना, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। ठीक है, तो ई तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, किसके लिए, किसके लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन, या ई को भी अंदर रख दो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई डॉट डी ए किसके लिए, सरफेस 1। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन किसके लिए, सरफेस 2। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन किसके लिए, सरफेस 3 के लिए, ई डॉट डी ए। कोई खास बात नहीं है। ठीक है, कोई खास बात नहीं। ये कितना हो जाएगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हमने क्यों किया, हमने इस क्लोज सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक यहां, एक बीच में और एक ये। ठीक है, 2 फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस। ठीक है, 2 फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस। तो सोच के देखो, 1 और 2 से तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 मिलने वाला है। 1 और 2 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलने वाला है, 0। ठीक है, चलो भैया 0 लिख दो, 0 प्लस 0, और ये कितना हो जाएगा, ई इंटू इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ऊपर मिटा दे थोड़ा, चलो यहां पे लिख देता हूं, है ना, यहां पे ये ए। ठीक है, क्या लिखूं, ई, यहां पे से यहां हो गया। ठीक है ना, तो डी ए कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया, 2 पाई आर एल। ठीक है, चलो भाई ये इतना हो गया, मजा आया। अच्छा, क्यू इन कितना होगा बोलो तो, क्यू इन कितना होगा, क्यू इन कितना होगा। अब देखो, क्यू इन की बात करें अगर, तो लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो सोचो एल लेंथ के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। इसका मतलब हो गया कि क्यू इन, जो इसके अंदर जो चार्ज है, टोटल चार्ज जो होगा, क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। सिंपल, आ रही है ना बात समझ में, कि बस मैं ही समझ रहा हूं। ठीक है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल और बाय एप्सिलॉन नॉट।
ठीक, इस लैम्डा इंटू एल को फिर से एक बार समझ लो, क्या है ये, अंदर कितना चार्ज है। तो सोचो लैम्डा पर यूनिट चार्ज है, ठीक है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो एल लेंथ का चार्ज कितना होगा, क्योंकि एल ही तो अंदर में है, एल ही लेंथ का चार्ज तो अंदर में है, बाकी तो बाहर है, ठीक है, बाकी तो बाहर है। तो कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल। अब देखो एल ने एल को मार दिया, ठीक है, बचा हमारे पास कितना, E इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। क्या यही एक्सप्रेशन था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, हाँ या ना। अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर, लिख सकते हैं ना ऐसा, सिंपल। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है ना। चलो ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो, इसमें एक मुंडी घुमाने वाला सवाल पूछता हूं, ठीक है, मुंडी घुमाने वाला सवाल पूछता हूं, मिटा दूं इसे। देखो इससे तुम्हारा क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। ये कैसा सवाल है, मुंडी घुमाने वाला, है ना, ठीक है। देखो हमारे पास एक फाइनाइट वायर है, ठीक है, एक फाइनाइट रॉड बोल लो या वायर बोल लो ऐसे, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है L, जिसकी लेंथ कितनी है L, इस पे चार्ज कितना है, वही प्लस लैम्डा, ठीक है, चार्ज कितना है प्लस लैम्डा। तो हम ये पूछ रहे हैं कि R डिस्टेंस पे, ठीक है, R डिस्टेंस पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या कैसा, E डॉट dA इज इक्वल्स टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं ऐसा। देखो वही फिर क्या करो, एक सिलेंडर ले लो, ठीक है, क्या करेंगे, एक सिलेंडर ले लिया ऐसे, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई सिलेंडर ले लिए, बहुत बढ़िया। चलो क्या क्या पूछ रहे हैं, है ना, ये सिलेंडर ले लिया, तो क्या हमने गॉस लॉ लिख दिया, ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ लिख सकते हैं। गॉस लॉ ये यही तो होता है, E डॉट dA इज इक्वल्स टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है, तो ठीक है। चलो भाई सही है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमें एक्सप्रेशन पहले से पता है, वो कितना था बोलो, ऐसे था ना, E इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही था ना, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, नॉर्मल एक फाइनाइट रॉड के लिए। लेकिन गॉस लॉ लगा लो तो ऐसा साइन थीटा 1 थीटा 2 कहीं आने वाला नहीं है, कहीं आने वाला नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अगर हम इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी E है कुछ है, लेकिन क्या इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यानी इस जगह पर जैसे मान लो यहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या यहां पर भी E होगा, नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्री नहीं है। सोचो यहां से इसके ऊपर कितना चार्ज है, इतना, और इसके नीचे कितना चार्ज है, इतना सारा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ और होगा ना, जो यहां पे होगा वो यहां पे रिजल्टेंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पॉइंट पे सेम नहीं है। तो हम गॉस लॉ तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। किस केस में, इस फाइनाइट रॉड के केस में, किस केस में, फाइनाइट रॉड के केस में। इनफाइनाइट में क्यों निकाल पाते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा था ना, जैसे याद करो मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बताता है, एक रॉड है, यहां पे निकाल लो, यहां पे निकाल लो, यहां पे निकाल लो, ये इनफाइनाइट रॉड है और हर एक का डिस्टेंस आर है। तो इस तीनों पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी, और वो क्या होगी, ये
वो क्या होगी, ये सिंपल। लेकिन इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, कूलम्स ये गॉस लॉ का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ को यूज करने के लिए हाईली सिमेट्रिकल केसेस होना चाहिए, अदरवाइज वी कांट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वी कांट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि, लिख सकते हो ऐसे लिख लो, ठीक है, कि गॉसेस लॉ, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखो इधर बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, देखो क्या लिख सकते हैं कि गॉसेस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, गॉसेस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनना। गॉसेस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, बट वी कांट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ एवरीवेयर। ठीक है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ द सिस्टम शुड बी हाईली क्या, सिमेट्री, द सिस्टम शुड बी हाईली सिमेट्री, और फॉर हाईली सिमेट्रिक केसेस वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ। बात समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट है वो लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो तो एक चीज अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, मतलब उसे जान लो तो बहुत सारे चीजों को तुम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका नाम है सॉलिड एंगल। क्या नाम है इसका? सॉलिड एंगल। याद आ रहा है वो 11th वाली क्लास जिसमें मैंने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था, और फिर बोला था कि दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन, या दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, एंगल और सॉलिड। एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। याद आ रहा है कुछ? सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। तो भैया देखो सॉलिड एंगल होता क्या है, सॉलिड, अरे यार SOLID, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। हम लोग कौन सा एंगल पढ़ेंगे? ठीक है, सॉलिड एंगल। ठीक, चलो, ये एंगल बिल्कुल सॉलिड होता है, एकदम सॉलिड, चकाचक होता है। ठीक है, सॉलिड एंगल। अच्छा देखो, अब थोड़ा प्लेन एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल क्या होता है? ये ठीक है, ये वाला जो एंगल बना उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं इसे? प्लेन एंगल बोला जाता है। हवाई जहाज का एंगल, प्लेन एंगल। ये क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। ठीक, अच्छा इसका मतलब ये वाला आर्क हो गया, ठीक है, और ये वाला रेडियस हो गया। ठीक, एंगल इतना है। अब सोचो कि अगर मैं यहां पे ले लूं, ठीक, इसको आर्क ले लूं, तब भी तो एंगल उतना ही है, तब भी तो एंगल उतना ही है। एंगल चेंज हुआ? नहीं, एंगल चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो, क्योंकि रेडियस भी तो घट गया यहां पे, आर्क घटा तो रेडियस भी तो घट गया। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब सोचो कि अगर मैं यहां पे ऐसे 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 ले लूं, ठीक है, ऐसे 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 ले लूं, ये सांप वाला स्टाइल से ले लूं, ठीक, क्या तब भी एंगल उतना ही होगा? तब भी एंगल उतना ही होगा, मतलब थीटा ही होगा। बात समझ में आ रहा है? या तो सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि भैया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक देखने में जो हमें मुंडी घुमानी पड़ती है ना, मुंडी घुमानी पड़ती है, क्या वही क्या होता है? एंगल होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। जैसे मान लो तुम उस पॉइंट से उस पॉइंट देख रहे हो, तो क्या होगा? जितना मुंडी घुमाओगे ऐसे, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा? एंगल। क्या हो जाएगा? एंगल। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि भाई आर्क कैसा भी हो, जो पाथ है वो कैसा भी हो, एंगल तो उतना ही होना है।
बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अगर सोचो एक बार पूरा घूम जाओ, ठीक है, एक बार पूरा घूम जाओ ऐसे, ठीक, तो एंगल कितना होता है इसमें? 2 पाई। कितना होता है? 2 पाई। सिंपल, जानते। अब कैसे भी घूमो उससे मतलब नहीं है, ये वाला पाथ ले लो, ये वाला पाथ ले लो, मतलब इसके लिए भी एंगल 2 पाई होगा और इसके लिए भी एंगल 2 पाई होगा। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये हमें पहले से ही पता था, तुम्हें नहीं पता है तो अभी पता चल गया होगा, है ना? तो चलो, ये पता चल गया हमें। कितना हो गया? एंगल 2 पाई। एक बार घूम गए भैया तो एंगल 2 पाई हो गया, ठीक। अच्छा, तो सॉलिड एंगल क्या होता है? तो सॉलिड एंगल क्या होता है? अब हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। कैसा एंगल होता है? 3 डायमेंशनल एंगल होता है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम लोग देखा होगा, वो जो आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे, मतलब ऐसा टाइप का रहता है ना वो आइसक्रीम ही तो होता है ये, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है। ये खाए हो कभी? ठीक है, खाया होगा तुम लोग। सिंपल, मैं जानता हूं तुम लोगों को आइसक्रीम बहुत खाते हो। तो ऐसे ये वाला है ना, इसको बोला जाता है। यहां पे जो एंगल बना, ये जो तुमको दिख रहा है, ये है ना, इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। ये कौन सा एंगल हो गया? सॉलिड एंगल, ठीक। इसको एक कैप ऐसे दे देते हैं, इसको डिनोट करने के लिए एक कैप पहना देते हैं कि भैया जैसे आइसक्रीम है ना, ऐसे ऊपर से थोड़ा डाल देते हैं तो वो कैप हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है? सॉलिड एंगल। इसको क्या बोला जाता है? सॉलिड एंगल। SOLID, सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको लैम्डा से, सॉरी, ओम से डिनोट किया जाता है। किससे? ओम। ओम थोड़ा अच्छे से ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे या ऐसे करके लिखते हूं, ठीक है, ऐसा करके लिखा जाता है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना, ओम, ऐसे, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? ओम, ठीक। अच्छा, ये हो गया। इसमें किससे डिनोट करते थे? थीटा। इसमें कैसे डिनोट करेंगे? ओम। बात समझ में आ रही? चलो, तो ये जो सॉलिड एंगल है, या इसको ऐसे तुम समझ सकते हो, कभी मेला वेला गए हो उसमें, हालांकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या और ऐसे एग्जाम्पल देखना जो चने बेचता है ना, ठीक है, चने, कुछ ऐसा वाला सिस्टम है। देखो मैं दिखाता हूं, ठीक है, ऐसे मान लो, चलो एक पेज निकालता हूं तुम लोगों के लिए, है ना, ऐसे, ठीक है, देखो ऐसे, ये ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा? सॉलिड एंगल, ठीक है, ऐसा ऐसा रहता है कोन, सिंपल। ये क्या हो गया तुम्हारा? सॉलिड एंगल। यहां पे जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया? सॉलिड एंगल। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब जैसे देखो, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं सॉलिड एंगल को, ठीक है, सॉलिड एंगल को देखो, क्या देखोगे? मान लेते हैं कि हमने एक स्फेयर का ऐसे पार्ट ले लिया है, ठीक है, एक पार्ट लिया है यहां से, ठीक, यहां से एक छोटा, ये बहुत छोटा है, इसको हम लोग डीए बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? डीए, सिंपल, ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना माने हैं? आर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना माने हैं? आर। छोटा लेने का, एरिया छोटा लेने का मतलब ये होता है कि यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? सेम है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? सिंपल। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो, देखो एक सर्कुलर पार्ट है, यहां से एक पॉइंट बना लो ऐसे, है ना, पॉइंट, तो जो एंगल बनेगा ये, ठीक है, जो एंगल बनेगा उसको क्या बोला जाता है? सॉलिड एंगल। उसको क्या बोला जाता है? सिंपल, सॉलिड एंगल। आ रही बात समझ में? हाँ, ठीक है। तो ये जो सॉलिड एंगल है, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं ओ, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू ये एरिया, ठीक है, डी ए बाय आर स्क्वायर, डी ए बाय आर स्क्वायर, सिंपल, डी ए बाय आर स्क्वायर,
बात समझ में आता है? ये जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये जो एरिया है dA बाय आर स्क्वायर, ठीक है, आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये क्या था हमारा? सॉलिड एंगल, है ना, ये हमारा था सॉलिड एंगल। सोचो अगर मैं एरिया यहां पर भी लेता, ठीक है, यहां पर भी लेता, तब भी क्या सॉलिड एंगल सेम आता? कितना आता? वो dA बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाती? एरिया घट रहा है, dA देखो ये पहले बड़ा है फिर छोटा हो गया, तो आर भी तो घट रहा है, ठीक है, आर भी तो घट रहा है, तो चाहे ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, सॉलिड एंगल तो सेम ही होने वाला है, सॉलिड एंगल तो सेम होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है वो देखो, ठीक, कि अगर मान लो कि हमारा एरिया ऐसा हो, हमारा एरिया ऐसा हो, हमारा एरिया कैसा हो? ऐसा हो, ठीक, तो यहां पे तो एरिया ऐसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ऐसे, यानी dA, इसको डैश बोल देते हैं क्या? dA डैश बोल दिया, ठीक। अच्छा, तो यहां पे हमारा ये जो R है, ये पहले वाला एरिया इधर था, मतलब dA इधर था, ठीक है। अब हमने क्या बोला है? ये dA डैश हमको ऐसे दिया हुआ, अगर मैं यहां पे अच्छे से फिगर बना दूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये है ना, ऐसा, ठीक, ऐसा, ये हो गया तुम्हारा R डिस्टेंस, तो ये dA डैश है, ठीक है। क्या है? dA डैश, इधर क्या था? dA, ठीक है, इधर क्या था हमारा? dA, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तब हम ये जो सॉलिड एंगल है वो क्या लिखेंगे? dA डैश कॉस थीटा। अगर ये थीटा एंगल पे है, कितने एंगल पे है? थीटा, तो हम डिफाइन कैसे करते हैं? dA cos थीटा, सिंपल, कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर वाला एरिया लेंगे। कौन सा एरिया लेंगे, या कौन सा कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस नहीं, या डिस्टेंस बोल लो, सिंपल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वही लेंगे, ठीक है। ये डिफाइन होता है क्या? dA cos r स्क्वायर, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम लिखें सॉलिड एंगल, ठीक है, इन जनरल सॉलिड एंगल लिखें तो सॉलिड एंगल होता है dA cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, dA cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अब इसमें देख लेना थीटा 0 है, 90 है, क्या है, इन सारी चीजों को देख लेना है, ठीक है, तब हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये सिंपल सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? dA परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर, dA परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर, किसके परपेंडिकुलर? आर के परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? आर के परपेंडिकुलर। ये जो डिस्टेंस है वो आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। बात आ रही समझ में? कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब सवाल आता है कि भैया ठीक है, हमने सॉलिड एंगल डिफाइन कर लिया, ठीक, लेकिन सोचो एक बार चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा? एक बार चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा सॉलिड एंगल? ठीक है, आओ निकालते हैं। मिटा दो इसे, चलो मिटा देता हूं। देखो, एक बार चक्कर लगाओ, जैसे मान लो हम एक स्फेयर लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं? स्फेयर, ये सेंटर है, यहां से एक छोटा सा dA हमने ले लिया, ठीक है, dA ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, ये R है, ठीक है, रेडियस कितना है? R। तो सोचो अगर हम इस छोटे से d ओम को लिखना चाहें, छोटा सा सॉलिड एंगल लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे? ये dA बाय आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि dA इधर ही होगा, ठीक है, और एरिया वेक्टर इधर ही है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है, यानी कॉस थीटा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा? dA बाय आर स्क्वायर, dA बाय आर स्क्वायर, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो टोटल सोचो अगर हम पूरे में इंटीग्रेट कर दें इसको, यानी हमको पूरे का सॉलिड एंगल चाहिए, तो कितना करेंगे? d ओम को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, तो 1 बाय आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? सिर्फ dA का, dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सोचो एक स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? एक स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 1 बाय आर स्क्वायर, ये तो पहले से ही है। सरफेस एरिया कितना होता है?
4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा, यानी टोटल जो सॉलिड एंगल आया वो कितना आया, 4 पाई। टोटल सॉलिड एंगल कितना आया, 4 पाई। मतलब एक क्लोज्ड पाथ के लिए जो सॉलिड एंगल होती है वो कितनी होती है, 4 पाई। प्लेन एंगल के लिए कितना था, 2 पाई। सॉलिड एंगल के लिए 4 पाई। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है, आ रहा है समझ में? बात समझ में आ रही है? सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो 4 पाई आ गया। चलो भाई ठीक है, मान लिए 4 पाई आ गया। ठीक, अच्छा, अब अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में कुछ रिलेशन हो? पहले ये बताओ, सॉलिड एंगल समझ में आया? जोर से बोलो, सब सॉलिड एंगल समझ में आया? आया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज समझ में क्या है कि अब हमें एक चीज दिमाग में आना चाहिए कि क्या प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में कोई रिलेशन है? क्या प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में कोई रिलेशन है? ठीक है, तो देखते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलो भैया रिलेशन निकालते हैं इन दोनों में, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। ठीक है, तो लिखो रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल, हवाई जहाज एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, मतलब हवाई जहाज का एंगल और तगड़ा एंगल में रिलेशन निकालना है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। क्या करते हैं उसके लिए? हम क्या करते हैं, एक स्फेयर लेते हैं। ठीक, अरे भैया ये स्फेयर आ जाओ, ये एक स्फेयर लेते हैं, है ना, एक स्फेयर ले लिए। ठीक है भैया, टेढ़ा मेढ़ा रहने तो क्या कर सकते हैं, यहां से एक ऐसे एक सरफेस या सॉलिड एंगल काट लेते हैं। ठीक है, एक सॉलिड एंगल ऐसे सिंपल काट लिया। ठीक, ऐसे करके, ऐसे गोल। ठीक है, ऐसे गोल हमने क्या किया, एक सॉलिड एंगल काट लिया। ठीक, तो इस सॉलिड एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया भैया, ये। ठीक है, ये सॉलिड एंगल हमारा हो गया। ठीक, अच्छा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ये ठीक है, यहां। ठीक है, ये हो गया इसका डिस्टेंस। अब सोचो, क्या एक ऐसे करके एक सरफेस लिया ये। ठीक है, यहां से हर एक पॉइंट का जो ये है वो कितना होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। हर एक पॉइंट यानी लेंथ कितनी हो जाएगी, हर एक पॉइंट से आर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे हम घेर नहीं रहे हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए। ठीक, तो अब यहां पे ये एंगल हमें पता है, ये मिड पॉइंट से ये एंगल हमें पता है कि इसको अल्फा, इसको क्या बोला जाता है, अल्फा एंगल। ठीक है, इसको बोला जाता है सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल, इसको क्या बोला जाता है, सिंपल सेमी वर्टिकल एंगल। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, इसको सेमी वर्टिकल एंगल बोल दिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो, अब हमें क्या पता है कि भैया ओम इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है, सरफेस एरिया, या सिंपल लिखो DA/r²। अगर हम किसी तरह DA निकाल लें तो हम सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं, है ना। चलो, तो इस DA निकालने का कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, ये हमारा अल्फा हो गया। ठीक है, यहां से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे एक डी थीटा थिकनेस का रिंग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रिंग। कितने थिकनेस का, ऐसे या ऐसे सिंपल, ये डी थीटा हो गया यहां पे। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, डी थीटा। ठीक है, तो हमने थीटा पे जाकर के एक ऐसा रिंग ले लिया, है ना। डी थीटा क्या क्या कर लिया, ये डी थीटा एंगल का एक रिंग ले लिया।
ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा रिंग क्यों लिए बोलो? सोचो, बहुत सारे छोटे छोटे रिंग मिल करके ये सरफेस ही तो बना है ना? ऐसा लिख सकते हैं ना, हम बना सकते हैं ना, बहुत छोटे 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 सरफेसेस से मिलकर के, क्या सॉरी, बहुत छोटे 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 रिंग से मिलकर के ये सरफेस बना है। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये सरफेस बना है, बहुत छोटे 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 रिंग से मिलकर के ये सरफेस बना है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ये हमें पता चल गया। यहां एक रिंग ऐसे करके, ये ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना। जैसे मान लो ये हमारा एक सरफेस है, यहां पे तो एक छोटे छोटे रिंग ले लेंगे ऐसे, है ना? तो ये पूरे सरफेस को हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। कैसे? इस छोटे 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 रिंग लेकर के। ठीक है, छोटे छोटे मतलब हर एक बार इसकी रेडियस थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, है ना? बात समझ में आ रहा है? हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो आर है, पता है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, पता है। ये कितना हो जाएगा? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये वाली रेडियस हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखो, तो आर साइन थीटा। कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पे देख लो, कुछ ऐसा सिचुएशन है ना, ये देखो, ये आर है, ये थीटा है, ये निकालना है भैया, इसको मान लेते हैं एक्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया? आर साइन थीटा। ये हो गया आर साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भैया, बहुत बढ़िया, ये तो हो गया आर साइन थीटा। अब सोचो कि अगर हम इस आर्क की बात करें, ठीक है, इस आर्क की बात करें ऐसे, कैसे? देखो, ये ठीक है, इसका एंगल कितना है? डी थीटा। कितना एंगल है? डी थीटा। तो सोचो ये कितना होगा? ये आर है, ये आर्क है ना? इसको एक्स मान लो। तो एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क बाय रेडियस। तो ये जो आर्क है, थिकनेस, या इसको डीएक्स मान लो। ठीक है, क्या मान लो? डीएक्स। तो डीएक्स कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द रिंग, एलिमेंट्री रिंग, ठीक है, डीए। कितना हो जाएगा ये डीए? बोलो तो कितना हो जाएगा? पहले तो देखो, ऐसा हम लोग बनाए हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर साइन थीटा लिख सकते हैं। जैसे याद करो हमने कैसे बनाया था, इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं। देखो, याद करो वो क्लासेस जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया ये अगर एक रिंग है, या हमें एक शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, अगर ये एक्स है और थिकनेस कितना है? dx। ठीक है, तो हम इस रिंग को ऐसे खोल के रख देते थे। ठीक, ये कितना हो गया? dx, और ये टोटल लेंथ कितना होता था? 2 पाई एक्स। तो एरिया कितना होता था? 2 पाई एक्स dx। वही खेल यहां पे खेलेंगे। ठीक है, तो भैया हमने ये देख लिया कि 2 पाई, रेडियस कितना है? आर साइन थीटा। ठीक है, थिकनेस कितनी है? अभी तो निकाला था, आर डी थीटा। तो कितना हो गया? आर डी थीटा। ठीक, अच्छा, तो कितना हो जाएगा बोलो ये? 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट कर दो। किसको? डीए को। कैसा इंटीग्रेट करेंगे? ठीक है, तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सिर्फ साइन थीटा डी थीटा का होगा। तो लिख सकते हैं हम 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, हो गया, बात खत्म। अब देखो, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? माइनस अल्फा टू अल्फा या 0 टू अल्फा? बोलो, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? माइनस अल्फा टू अल्फा या 0 टू अल्फा? देखो, अगर मैं थीटा एंगल ऊपर ले रहा हूं, तो क्या नीचे वाला भी कवर हो रहा है? हाँ या ना? नीचे वाला भी कवर हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैंने इस वाले एंगल को कवर कर लिया, तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल भी कवर हो जाएगा।
हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 0 to अल्फा। क्या हो जाएगा? 0 to अल्फा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा 0 से अल्फा। लिमिट पुट कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। अल्फा पहले रखेंगे तो माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, फिर माइनस आएगा। ठीक है, और माइनस साइन के साथ ये प्लस हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 0। ठीक है, सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई करना और कोई खास बात इसमें नहीं है। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर 1 कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती? 1 माइनस कॉस अल्फा। 1 माइनस कॉस अल्फा। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, इधर मिटाता हूं। अब देखो क्या देखोगे? ये जो एंगल है टोटल, कौन सा? सॉलिड एंगल। इसकी वैल्यू कितनी है? टोटल ओम। तो ओम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एरिया बाय आर स्क्वायर। तो भैया ये जो सॉलिड एंगल है ओम, वो कितनी, एरिया कितनी आई? 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक, बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा, बचा कितना? ओम इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, कितना आ गया? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज द relation between solid angle and plane angle। ठीक है, अब यहां पे बस याद ये रखना है कि अल्फा क्या हो गया? अल्फा जो है वो क्या है? यहां से यहां तक का एंगल है। अल्फा क्या है? यहां से यहां तक का एंगल है। ठीक है, और बस ओम क्या है? सॉलिड एंगल। 2 पाई कांस्टेंट है 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक, अब बात आती है, क्या भैया जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो सही है या गलत है? जो हमने पढ़ा वो सही है या गलत है? ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। चलो सोच के देखो कि अगर ये पूरा स्फेयर ही होता, मतलब ये पूरा स्फेयर होता ऐसे भैया, है ना, पूरा स्फेयर होता, तो ये जो अल्फा है, जो हमने अभी अल्फा लिया है, वो कहां से कहां तक होता? यहां से यहां तक होता। हाँ या ना? इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होती? पाई। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती? पाई। तो यहां पे रख दो पाई, तो कितना हो जाएगा? ओम इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, यानी कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। -1, तो माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा? +1। +1 + 1 2 कितना हो जाएगा? 2। और ये कितना हो जाएगा? सिंपल, टोटल 4 पाई। अब क्या पहले भी 4 पाई आया है? पहले भी 4 पाई आया है। इसका मतलब ये रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। ठीक है, अब इसका यूज देखेंगे। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन हमें याद होना चाहिए। ठीक है, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चीजों को बहुत आसानी से ये सॉल्व कर देता है। इसका यूज हम ऑप्टिक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भाई, 1-2 सवाल देख लेते हैं इस पे। ठीक है, सवाल देख लो कैसे फटाफट बनाएंगे, गोली के स्पीड से सवाल बनाएंगे हम लोग, है ना। देखो देखो कैसा सवाल है। पहला सवाल है कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, या प्लेट है, रिंग नहीं प्लेट है ऐसे, है ना, जिसकी रेडियस कितनी है? a। इसके a डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? a डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है? a डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है q। तो तुमसे पूछा कि इससे होकर के फ्लक्स कितना जाएगा, इससे होकर के फ्लक्स कितनी होगी बताओ।
ठीक है, इससे होकर के फ्लक्स कितनी होगी ये हमें बतानी है। कोई खास बात इसमें नहीं। सवाल फिर से सुनो। हमारे पास एक प्लेट है जो सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है a, और इस प्लेट के सेंटर से a डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है q, ठीक है। तो पूछा गया इस q की वजह से फ्लक्स कितना होगा, ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो, अगर हम ये प्लेट है ऐसा, ये ऐसा प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है ना, ऐसा है, तो क्या सॉलिड एंगल बन रहा है? सॉलिड एंगल बन रहा है, कोई खास बात इसमें नहीं है, हाँ या ना। यहां से लाइंस मिला दो, सॉलिड एंगल बन रहा है। तो यहां पे ये सॉलिड एंगल ऐसे बना रहा है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला एंगल अगर हमें पता चल जाए अल्फा 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 अल्फा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो निकालो, हमें क्या चाहिए, हम तो रिलेशन जानते हैं ना, ऐसे कि 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू निकालो, तो कॉस अल्फा की वैल्यू होगी, कॉस अल्फा की वैल्यू होती है b बाय एच। तो b कितना है, a, h कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी √2a लिख सकते हैं ऐसा, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो कितना हो जाएगा, √2a, a ने a को मार दिया 1/√2, ठीक है। कितना आ गया, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2, ठीक है। ऐसा क्यों किए, देखो सोचो, अगर ये पूरा एक गोला होता, ये अगर पूरा गोला होता, तो 4 पाई एंगल से, ठीक है, फ्लक्स कितना होता है, 4 पाई एंगल से फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0, यही होता ना, पूरा गोला होता है ऐसे, पूरा गोला होता है ये, ठीक है। तो फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0। तो टोटल एंगल कितना होता था, एक पूरे एक सर्कुलर या क्या बोलते हैं क्लोज पाथ के लिए, ये जो 4 पाई होती है, सॉरी सॉलिड एंगल होता है, वो कितना होता है 4 पाई। तो 4 पाई से फ्लक्स गया भाई हमारा Q/ε0। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है, आ रहा है ना। सिंपल, एक क्लोज सरफेस से क्या होता है, फ्लक्स कितना होता है, अरे मक्खी हट जा भाई, हाँ, क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है, ठीक। अच्छा, तो अगर हम 1, ठीक है, अच्छा, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, याद रखना, ठीक है, मैं भूल गया था बताना, बता दिया अब। तो 1 से कितना होगा फ्लक्स, Q/4 पाई ε0। तो ओम सॉलिड एंगल से कितना हो जाएगा, Q/4 पाई ε0 इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा होगा। सिंपल 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 सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। कैसे, 4 पाई से फ्लक्स हो रहा है Q/ε0, तो 1 सॉलिड एंगल से कितना हो जाएगा, Q/4 पाई ε0। तो ओम सॉलिड एंगल से कितना हो जाएगा, Q/4 पाई ε0, ओम की वैल्यू रख दो, रख दिया ना, हो गया खत्म। देखो, इस 2 से 2 हो गया, तो कितना हो गया हमारा फ्लक्स, आया Q/2ε0 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/√2, खत्म। कोई खास बात इसमें नहीं है, बहुत आसानी से हमने बना लिया, है ना। चलो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो गया हमारा किससे, एक सिंपल सर्कुलर प्लेट से क्या, फ्लक्स, क्या चीज निकाल ली हम लोग, फ्लक्स, ठीक है ना। चलो, ठीक, अब देखो, अब अगर एक सवाल ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो, ठीक है। देखो, वो सवाल कुछ ऐसा है, ठीक, वो सवाल कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, और दूसरा चार्ज है Q2। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कितने एंगल से निकलती हैं, अल्फा, ठीक है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो कितने एंगल पे निकलती हैं, अल्फा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाकर के आती है, वो एंगल है बीटा, ठीक है। वो एंगल कितना है, बीटा। बात समझ में आ रहा है। यहां से जो अल्फा एंगल पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलते हैं
वो इसमें कितने एंगल पे आके आते हैं, बीटा एंगल पे। कितने एंगल पे आ रहे हैं, बीटा एंगल पे। तो तुमसे पूछा गया कि Q1 बाय Q2 की वैल्यू निकालो, Q1 बाय Q2 की वैल्यू निकालो। कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पे तुम बता सकते हो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। सिंपल, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो पॉजिटिव, जिससे आ रही है वो नेगेटिव। इसका मतलब Q2 नेगेटिव है, ठीक है। तो चाहो तो इसको नेगेटिव दे दो, कोई खास बात इस पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो सोचो इस Q1 चार्ज से, ठीक है, Q1 चार्ज से 4 पाई में, ठीक है, ऐसे लिखो फॉर Q1 4 पाई सॉलिड एंगल से, 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना, तो चार्ज कितना है Q1, तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, Q बाय कितना, सॉरी Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। कितने से, 4 पाई से। सोचो इसको 3 डायमेंशनली ढक दो ऐसे, ठीक है। तो क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही तो निकलेगा। हाँ, तो अब कितना सॉलिड एंगल है हमारे पास, ओम कहने का मतलब कितना हो गया, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या ओम सॉलिड एंगल से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओम। सिंपल है ना, सिंपल। हमने कोई खास काम इसमें किया नहीं। 1 से निकाल लो, फिर ओम से निकाल लो। अब ओम की वैल्यू हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, लिख सकते हैं इतना। कोई खास बात इस पे नहीं है। यहां से देखो, इसने इसको मारा, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा बोलो, यहां पे लिखता हूं, कितना बच गया, ये फ्लक्स जो आया वो कितना आया, Q1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। अच्छा, तो टोटल फ्लक्स हमको जो मिला, मान लेते हैं इसको 5 ठीक है। टोटल फ्लक्स जो हमको मिला वो कितना मिला, 5 ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, सोच के देखो कि Q2 से जो फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, वो इतना ही आएगा ना जितना इससे गया है। इससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई है उतना ही तो यहां पे आएगी, ठीक है। बस एंगल अलग है और कोई खास बात इसमें नहीं है। तो फॉर Q2 से φ2 जो होगा वो कितना हो जाएगा बोलो, सेम हो जाएगा, सिर्फ Q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना। देखो कैसे लिखेंगे, यहां पे 4 पाई एंगल से जो फ्लक्स जाएगा वो Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक। तो ओम पाई से कितना जाएगा बोलो, नहीं ओम पाई नहीं, सिंपल ओम सॉलिड एंगल से कितना जाएगा, Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओम। और ओम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस बीटा, और यहां पे इंटू 2 पाई। इससे कैंसिल कर दो 2, तो यही तो बचेगा, हाँ या ना, ये बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ, ठीक है। चलो, तो इससे जितना फ्लक्स निकला सेम फ्लक्स इससे भी आया, हाँ या ना। यहां पे अल्फा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और बीटा एंगल पे आकर के घुस रही है, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ये φ1 इज इक्वल्स टू φ2 हो गया। तो यहां पे लिख दो Q1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू Q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, Q1 बाय Q2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस बीटा बाय 1 माइनस कॉस अल्फा। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। अच्छा चलो, ये तो समझ में आ गया है ना। एक नया क्वेश्चन और देखते हैं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, ठीक है। होमवर्क है ये, कैसा वर्क है, होमवर्क है। सवाल कुछ ऐसा है, एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक, ऐसे, ठीक है।
थोड़ा सही से बनाता हूं, ऐसे, ठीक है। ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। यहां इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, 2a। टोटल लेंथ कितना है, 2a। यहां पे कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, a मान लो, इसकी रेडियस कितनी है, a, ठीक। तो a डिस्टेंस पे एक चार्ज q रखा है, a डिस्टेंस पे क्या रखा है, एक चार्ज q रखा है। तो तुमसे पूछा गया फाइंड फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेसेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस, मतलब इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से फ्लक्स निकालना है, ठीक है। किससे किससे फ्लक्स निकालना, इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से, ठीक है। चार्ज कहां पे रखा हुआ है, सेंटर पे, कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे, ठीक है। और a इसका क्या है, रेडियस भी है। बात आ रही है समझ में? सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, ठीक है। तो ये बना के रखना तुम लोग, ठीक है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, बाय।